एवरीवन, क्या हाल चाल है। तो अभी तक हम लोगों ने प्रीलिम्स से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके कुछ सब्जेक्ट्स के हमने सोर्सेज आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। आप यूट्यूब पे जाके वीडियोस देख सकते हो, है ना। जैसे हम लोगों ने पॉलिटी शेयर कर दिया, ज्योग्राफी शेयर कर दिया, साइंस टेक कर दिया, इकोनॉमी कर दिया, हिस्ट्री कर दिया। तो इन सब्जेक्ट के प्रीलिम्स के सोर्सेज आप लोगों को बता दिए हैं। आज मेंस के सोर्सेज देख लेते हैं। ये अभी मेंस वाला क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट संडे पॉलिटी के साथ साथ आपका मेंस का पेपर भी है। जिन लोगों ने मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है या फिर लाइब्रेरी प्रोग्राम ज्वाइन कर रखा है, उन लोगों का मेंस का पेपर भी होगा। तो एक बार हम लोग ये बता देते हैं कि मेंस के सोर्सेज आप लोगों को कौन कौन से फॉलो करने हैं और जो मेंस में जो सिलेबस दिया गया है वो आपको कहाँ से करना है। एक बार उन चीज़ों को देख लेते हैं। देखो, एक चीज़ मैं बिल्कुल आराम से क्लियर बता देता हूँ आप लोगों को। अपने को ना मल्टीपल सोर्सेज पे नहीं जाना है। मेंस से रिलेटेड ना मैं आप लोगों को एक सोर्स बता रहा हूँ, आप उसको फॉलो करना। इसके अलावा कुछ कुछ टॉपिक जो होंगे वो थोड़ा सा बाहर से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को, वरना आप जो एम लक्ष्मीकांत जो बुक है ना, लक्ष्मीकांत से ऑलमोस्ट चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते कि आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। एक एक वर्ड जो लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है उसकी इम्पोर्टेंस है हमारे मेंस के लिए। आप उसको रैंडमली नहीं पढ़ सकते, आपको एक पैटर्न में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों को कहाँ कहाँ से करने हैं। जैसे पहला टॉपिक दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, है ना। वैसे अगर मैं आप लोगों को यहाँ दिखा दूँ तो अपने सिलेबस में क्या इस तरीके से मेंशन है कि इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, इंडिया एंड इंटरनेशनल अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स। तो आज हम लोग इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस की ही बात करेंगे। आईआर के लिए हम टोटली एक अलग वीडियो बनाएंगे और करंट अफेयर्स के लिए भी अलग से चीज़ें रहेंगी, बट इसमें मैं बता दूंगा कि कौन से टॉपिक्स करंट अफेयर्स से रिलेट करते हैं। तो पहला जो मेन टॉपिक दिया हुआ है वो है ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड की प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओवरऑल दे दिया आपको, लेकिन उसके नीचे आपको सब टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं कि आपको कौन से टॉपिक्स इस मेजर टॉपिक से पढ़ने हैं, ठीक है। अगर ये ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड की प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखेंगे तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सब टॉपिक मेंशन किया गया है और वो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो आपको कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हो। आई विल सजेस्ट कि आप लोग एम लक्ष्मीकांत से ही पढ़ो, ठीक है, क्योंकि एक जगह प्रॉपर दिया गया है। सारे क्वेश्चन आपके मेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो यहाँ से हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, ऐसा ना हो कि आपने जैसे लाइन टू लाइन तो पढ़ दिया, लेकिन इस लाइन का जब तक आप समझोगे नहीं ना कि वो कहना क्या चाहता है। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका नेशनल कैरेक्टर है, तो यू शुड नो अबाउट इट कि ये नेशनल कैरेक्टर क्या है। अब इसको आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अलग अलग आइडियाज़, अलग अलग आइडियोलॉजी, अलग अलग जगह के लोग, है ना, अलग रिलीजन, कास्ट, हर तरीके के लोग अपने उस असेंबली में थे। और यही तो इंडिया का मतलब आप देखोगे चीज़ें बेस है कि हम यूनिटी में बिलीव करते हैं, डाइवर्सिटी है यहाँ पे। तो वो चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। बट ये तभी होता है जब हम बिटवीन द लाइंस पढ़ते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो वैसे करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसे देखना है तो आप जो वैसे तो ये थीम जो है हिस्ट्री की है, हिस्ट्री की थीम 12 फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये टॉपिक पढ़ सकते हो। 9th क्लास से आप कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइंस पढ़ सकते हो। अब इनको क्यों पढ़ना चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये पढ़ना चाहिए। मेन आपको लक्ष्मीकांत से ही पढ़ना है, लेकिन आप एनसीईआरटी और एनआईओएस के चैप्टर्स भी पढ़ सकते, क्योंकि ना यहाँ के जो पीछे के क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, आप अगर उन क्वेश्चंस को लगा लेते हो ना तो बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको ये समझ आ जाएगा कि हाँ आपने जो चैप्टर पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अगर उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हो, अब तो हमें क्लियर है कि भाई 5 नंबर के क्वेश्चन आने हैं और 10 के, तो 5 वाला हमें 50 वर्ड में लिखना है और 10 वाला हमें 150 वर्ड में लिखना है। तो क्या आप उस क्वेश्चन को 150 वर्ड में लिखने में कैपेबल हो या नहीं हो, जो एनसीईआरटी या एनआईओएस के पीछे दिए हुए क्वेश्चंस हैं। अगर वो आप लिख पाते हो तो इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है। एम लक्ष्मीकांत में ऐसे क्वेश्चंस नहीं दिए होते मेंस के, बट हाँ
यहाँ से आप चीज़ें कर सकते हो। प्लस में एक और चीज़ कर सकते हो आप, यूपीएससी और जो अदर स्टेट पीसीएस हैं, अदर स्टेट पीसीएस जो है ना, उनमें जो पॉलिटिकल क्वेश्चन, इस टॉपिक के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो आप लगा लोगे तो बहुत अच्छा। और आपको हमारी इवेंट टेस्ट सीरीज़ में भी वो देखने को मिल सकते हैं, आपको प्रॉपरली लिखने होंगे। तो ऐसी टेस्ट सीरीज़ हम लोग बना रहे हैं, इन बुक से क्वेश्चन बनेंगे आपके, लक्ष्मीकांत से बनेंगे, और जो अदर स्टेट पीसीएस नए क्वेश्चन फॉलो किए हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इन्फ्लुएंसेस। अब खाली इन्फ्लुएंस लिखा हुआ है यहाँ पे कि भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उस पे किस किस का इन्फ्लुएंस था। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 था, 1947 था, या फिर जो फॉरेन, जो चाहे हम यूएस की बात कर लें, जापान की बात कर लें, ब्रिटेन की बात कर लें, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से हमने क्या क्या चीज़ें बोरो की है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो वो कहाँ से करोगे आप एम लक्ष्मीकांत से कर सकते हो। साथ में आप जो कंपेयर करना, इवन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से अलग है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से अलग है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको ये यहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है फिलोसॉफिकल बेसिस मेंशन किया गया था। अब ये फिलोसॉफिकल बेसिस तो जो है ये अपने आप में एक ब्रॉड टर्म है। अब इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, चाहे फीचर्स की बात कर लें, चाहे प्रियम्बल की बात कर लें, चाहे हमारे जो कोर आइडियाज़ हैं जैसे रिपब्लिक है, सोवरन है, सोशलिस्ट है, ये सारी चीज़ें फिलोसॉफिकल बेसिस में अपने आप ही आ जाती हैं। ये टॉपिक आप एम लक्ष्मीकांत से भी कर सकते हो। प्लस में 11th की जो एनसीईआरटी है वहाँ पे एक चैप्टर दिया हुआ है द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। प्लस में इसके जो पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं वो क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो। इवन आपको और अच्छा करना है, क्योंकि अब ना ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपको एक्सप्लेन कराएगा, कोई स्टेटमेंट है जैसे अंबेडकर जी ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बोला था कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोरोड है बहुत सारी जगहों, तो आप इसको एक्सप्लेन करो, तो आपको एक्सप्लेन करने को आ सकता है। मान लो किसी ने कोई स्टेटमेंट दी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, तो वो स्टेटमेंट आ जाएगी और आपको बोला जाएगा कि आप इसको ब्रीफ करो, आप इसको डिस्क्राइब करो, आप इसको एक्सप्लेन करो, या क्रिटिकली एनालाइज करो। तो वो उस स्टेटमेंट को आप तभी अच्छे से ब्रीफ या एक्सप्लेन या डिस्क्राइब कर पाओगे जब आपने चैप्टर्स पढ़े हुए होते हैं। चैप्टर्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें उस कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ये 8th क्लास का चैप्टर है एनसीईआरटी का, वो भी पढ़ सकते हो, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। भाई डायरेक्टली आप एम लक्ष्मीकांत से पढ़ो और कहीं से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसका थोड़ा जो एनालिटिकल पार्ट है वो एनसीईआरटी में भी दे रखा है कि क्यों फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं है, डीपीएसपीज को क्यों जस्टिसेबल नहीं बनाया गया, फंडामेंटल राइट्स को बनाया गया जस्टिसेबल। तो ये चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी, आपको अच्छे से आंसर आना चाहिए इनका। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है वो आप एम लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हो। इवन 11th क्लास की एनसीईआरटी का 6th चैप्टर है जुडिशरी, वहाँ पे भी मेंशन किया गया है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। फिर हम देखते हैं अमेंडमेंट प्रोसेस एंड मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, ये भी एम लक्ष्मीकांत से। प्लस में आपको ये थोड़ा सा करंट अफेयर्स भी देखना पड़ेगा, जैसे 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है, 106th क्या है। ये तो मैंने बोल दिया कि ये क्या है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इनका सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्यों लाए गए, इनसे क्या क्या चीज़ें होंगी, इनके अंदर कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए हैं, ठीक है, ये किसके लिए लाए गए हैं। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है कि 10 मार्क्स में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 106 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। प्लस में जो हमारे लक्ष्मीकांत में जी दिए गए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को किस किस तरीके से अमेंड किया जा सकता है, आर्टिकल 368 क्या है, ओके, टाइप्स कौन कौन सी है, स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, कौन से प्रोविजंस हैं जो सिंपल मेजोरिटी से अमेंड किए जाते हैं, कौन से ऐसे हैं जिनमें रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स की ज़रूरत होती है, तो वो आपको एम लक्ष्मीकांत में आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इवन आप प्रियम्बल वाला जो चैप्टर है वो भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ये हाँ एक और चीज़, एनआईओएस की किताब में ये दे रखा है चैप्टर आपको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड प्रियम्बल, ये 18th मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल आप पढ़ सकते हो। कौन सा 18th मॉड्यूल, आप सीधा टाइप करो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड प्रियम्बल, तो आपको मिल जाएगा। वो पीडीएफ आप निकाल के पढ़ सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगी।
और ये चीज़ें आपको हमारे टेस्ट सीरीज़ में भी देखने को मिलेंगी। जो देखो हम लोगों ने ये टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की है, प्लस में एक ऐसी टेस्ट सीरीज़ जो सिर्फ मेंस पे फोकस करना चाहते हैं, वो मेंस में उनका एथिक्स का पेपर होगा पहला, तो आप लोग एथिक्स का पेपर भी लगा सकते हो। क्लियर है। अब आ जाते हैं रीसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स में वही आप लक्ष्मीकांत या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स जो हुई हैं आप ये पढ़ सकते हो, क्लास 9 का कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये सारी चीज़ें आप अपने इस किताब से पढ़ सकते हो। आगे आ जाते हैं। अब था जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके नए दिए गए हैं, न्यू टॉपिक्स ऐड किए गए हैं, पिछली बार ये टॉपिक्स नहीं थे। तो आप कहाँ कहाँ से इसको पढ़ोगे? एक तो एम लक्ष्मीकांत में सुप्रीम कोर्ट वाला पार्ट पढ़ोगे, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, PIL, इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है। फिर इसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड प्रीएम्बल, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया। ये आपको NIOS से अगर ये टॉपिक्स आप कर लेते हो तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। और जो एनालिटिकल पार्ट है NIOS में भी, जो पीछे वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत एनालिटिकल होते हैं, तो आप अगर उनको आंसर कर देते हो तो बहुत हेल्प हो जाएगी आपकी। क्लियर है। तो ये आप NIOS से भी पढ़ सकते हो, प्लस में एम लक्ष्मीकांत से भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा ये। फिर आता है वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये एग्जीक्यूटिव वाले पार्ट में। तो ये आपका 9th क्लास जो है उसका चैप्टर 4 है, या फिर वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, आप वहाँ पे जाके इसको पढ़ सकते हो, वरना एम लक्ष्मीकांत में भी क्लियरली इसका दिया हुआ है। प्लस में करंट अफेयर्स में भी आप इसके से रिलेटेड चीज़ें देखते रहना। ठीक है। कई बार प्राइम मिनिस्टर का कोई स्टेटमेंट है, प्रेसिडेंट का कोई स्टेटमेंट है, तो उसको डायरेक्टली आपसे वो स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसको आप क्रिटिकली एनालाइज करो या ब्रीफ करो या फिर एक्सप्लेन करो। और हमारी किताबों वाली टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो ही रही है, तो आप लोग जो भी टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। 25 तारीख को आपका टेस्ट होगा। एक टेस्ट सीरीज़ में तो हमारा पॉलिटी का टेस्ट होगा और एक टेस्ट सीरीज़ में हमारा एथिक्स का टेस्ट होगा। ये जो टेस्ट सीरीज़ है जो पॉलिटी है, ये हमारा जो लाइब्रेरी प्रोग्राम है उससे लिंक की गई है, क्योंकि लाइब्रेरी में अब डेली क्या होगा, डेली 50 क्वेश्चन का, जैसे आज जो है वो MCQ होगा। एक डे 1 है तो डे 1 के जो टॉपिक मेंशन किए गए हैं उन टॉपिक का 50 MCQ का टेस्ट होगा। तो फिर आप जब पॉलिटी पढ़ ही रहे हो इस वीक में पूरा, तो पॉलिटी का मेंस का पेपर भी दे दो, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे भी तो हैं जो प्रीलिम्स और मेंस में ओवरलैप करते हैं। प्रीलिम्स और मेंस में ओवरलैप करते हैं, वो भी एक बार हम लोग देख लेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन फेडरलिज्म इन इंडिया। ये कहाँ से करना है? ये आपका NIOS में चैलेंजेस टू इंडियन डेमोक्रेसी चैप्टर दिया हुआ है, वो आपको करना है। प्लस में लक्ष्मीकांत में नीति आयोग, कोलिशन गवर्नमेंट, फेडरलिज्म, गवर्नर्स रोल, GST, रीजनल, क्योंकि फेडरलिज्म में आप देखते हो जब क्या है, डिवीजन ऑफ पावर है, स्टेट, सेंटर, PRIs है ना, डिवीजन ऑफ पावर। तो इसमें किस किस तरीके से चीज़ें चेंज हुई हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, जैसे GST का प्रोविज़न आया, ओके, गवर्नर का रोल इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। फेडरलिज्म में जब कोई भी चीज़ें जैसे स्टेट के एग्री, अभी सेंट्रलाइजेशन बढ़ रहा है, ओके, चाहे नीति आयोग के थ्रू, चाहे गवर्नर्स के थ्रू, चाहे फिर ऑल इंडिया सर्विसेज के थ्रू, तो उसको वो कैसे हमारे फेडरलिज्म को इम्पैक्ट कर सकता है। ओके, उससे बचने के लिए स्टेट्स क्या करती हैं, या स्टेट्स में GST की कंट्रीब्यूशन को लेके हमेशा डाउट रहता है, तो ये एक बार आपको देखना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें ना न्यूज़ में बहुत आती हैं, जब आप करंट अफेयर्स में या फिर इंडियन एक्सप्रेस में आप जब एडिटोरियल्स पढ़ते हो तो आप देखते हो कि स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, चाहे वोटर को लेके है, चाहे लैंड बाउंड्री को लेके है, किसी भी चीज़ को लेके है, या फिर जब सेंटर के साथ किसी स्टेट का होता है कि भाई टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन में जो इश्यूज़ हैं, या फिर जो क्या बोलते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, उन गवर्नमेंट एजेंसीज़ का इस्तेमाल जो सेंटर करती है स्टेट्स के अगेंस्ट, तब हमारे फेडरलिज्म को कैसे बचाया जा सकता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं वो आपको देखनी है। और ये मैंने ये आपको एग्जांपल्स बता दिए कि इस तरीके की चीज़ें आपको पढ़नी है। मतलब आपके माइंड में ना फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए कि डिवीज़न ऑफ पावर जो है वो सेंटर, स्टेट या सब यूनिट्स के बीच में जो होती है वो कैसे हैम्पर हो सकती है। उसके या तो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से होता है या बाय फोर्सफुली हो सकता है। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चैलेंजेस है, किस तरीके के ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं।
फिर आता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिव। डायरेक्टली हमारे लक्ष्मीकांत की जो किताब है उसमें दिया हुआ है, तो आप वहाँ से कर सकते हो। प्लस में 11th क्लास का जो 6th चैप्टर है जुडिशरी, यहाँ से भी आप चीज़ें देखोगे। वर्चुअल कोर्ट्स, ई कमेटी, ये आपको ऐसे किसी किताब में तो नहीं मिलेगा, है ना, बट आप इसको गूगल करके आराम से देख सकते हो, मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना। एक जगह एक किताब में नहीं मिलेगा ये। कंटेम्प्रेरी शिफ्ट्स इन इंडियाज डेमोक्रेसी मार्क्ड बाय इवॉल्विंग पार्टी सिस्टम, कि पार्टी सिस्टम किस तरीके से इवॉल्व हो रहा है, रीजनलिज्म, कोलिजन गवर्नमेंट्स, है ना, ये सारी चीज़ें आपको जो 10th क्लास का जो चैप्टर है एनसीईआरटी का वहाँ मिल जाएगा। रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल पार्टीज, ये 2 चैप्टर्स हैं, वहाँ से पढ़ना है। प्लस में एम लक्ष्मीकांत का जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स वाला जो पार्ट है वो आपको करना पड़ेगा। कौन सा है? पॉलिटिकल डायनेमिक्स वाला। मैं एक बार इसमें बता देता हूँ आप लोगों को कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं पॉलिटिकल डायनेमिक्स वाले में। जैसे 78 जो चैप्टर है लक्ष्मीकांत में वो पॉलिटिकल पार्टीज़ का है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 79th जो चैप्टर है वो रोल ऑफ रीजनल पार्टीज़ है, तो ये आपको देखना है। ये सारे लक्ष्मीकांत में दिए हुए हैं। इवन 80th जो है वो इलेक्शंस पे है, फिर 81 है वो इलेक्शन लॉज, 82 इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, तो ये फिर 84 है आपका कोलिजन गवर्नमेंट दिया हुआ है, 85 एंटी डिफेक्शन लॉ, तो ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। 78 से आई विल सजेस्ट कि आप जो है वो 85 तक जो चैप्टर दिए गए हैं लक्ष्मीकांत में वो आप सारे पढ़ोगे, क्योंकि ये भी अपने आप में बहुत ब्रॉड टॉपिक है। क्लियर है? शिफ्ट फ्रॉम आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स टू इशू ड्रिवन एंड इंक्लूसिव पॉलिटिक्स विद इंक्रीजिंग जेंडर पार्टिसिपेशन। तो देखो अभी आप देखो ये जो टॉपिक है ये आपको किसी एक किताब में नहीं मिलेगा, ये आपको टोटली करंट अफेयर से करना है। जैसे अभी वोटर टर्नआउट बिहार में आपने देखा होगा तो विमेंस ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं, या विमेंस का जो पार्टिसिपेशन है, या रिजर्वेशन की बात करते हैं कि भाई 50% रिजर्वेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसके क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं, आप क्या सोचते हो, आपका क्या ओपिनियन है, ये आपको देखना पड़ेगा। 18th लोकसभा में क्या रिप्रेजेंटेशन है उनका, रिजर्वेशन एक्ट जो आया गया है, पीआरआईज में कैसे है, सरपंच पति वाला जो आए दिन आप देखते हुए न्यूज़ में रहता है, ये इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं ये आपको करंट अफेयर्स में एडिटोरियल की फॉर्म में मिल जाएंगे। तो आपको न्यूज़पेपर जो है वो रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी किसी इंस्टीट्यूट की मैगज़ीन आई वो मैगज़ीन हमने उठा के पढ़ ली और उससे काम हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए क्योंकि हम लोग भी अपनी मैगज़ीन निकालते हैं, बट जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ता है ना उसका अलग ही इम्पोर्टेंस होता है, और उस स्टूडेंट का जो इंटेलेक्ट है वो भी अलग होता है। वो इंटरव्यू में, मेंस में, प्रीलिम्स में, हर जगह पे वो रिफ्लेक्ट भी होता है जो रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ता है, और उसको लिए बहुत इजी भी हो जाती हैं चीज़ें। तो ये टॉपिक्स आपको टोटली आई विल सजेस्ट, आप चाहे इंडियन एक्सप्रेस फॉलो कर रहे हो, चाहे फिर दैनिक भास्कर फॉलो कर रहे हो, कोई भी फॉलो कर रहे हो, क्योंकि आपको कोई ज़रूरी नहीं कि सारे एडिटोरियल्स आर्टिकल्स जो हैं वो किसी एक मैगजीन में आपको मिल जाए, वो ऐसा नहीं होगा भाई। सोशो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनेबल्ड मोबिलाइजेशन। तो अभी जैसे ना एआई या फिर मैं बोलूँ टेक्नोलॉजी का रोल जो है वो बढ़ गया है। अब आप देखो जो जेंजी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, चाहे हम ईरान की बात कर लें, चाहे आपने नेपाल में देखा हो, या फिर बांग्लादेश में भी आपको देखने को मिला, इस तरीके के प्रोटेस्ट भाई एआई या फिर मैं बोलूँ टेक्नोलॉजी ड्रिवन कैसे हैं, टेक्नोलॉजी किस तरीके से किसी कंट्री की पॉलिटिक्स को हैम्पर कर रहा है या फिर इम्पैक्ट कर रहा है, तो वो आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी। आपने सुना होगा डी फेक, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अलग से एडवाइजरी जारी करनी पड़ी थी कि डी फेक वीडियोज़ जो है वो कैसे इलेक्शंस को इम्पैक्ट कर रही हैं, ओके, या फिर जो फेक न्यूज़ हैं वो कैसे इम्पैक्ट डालती हैं। तो ये सारी चीज़ें ये भी कहाँ से करनी है, अब ये भाई आपको करंट अफेयर से देखना पड़ेगा, है ना। तो ये भी आपको ऐसे किताब में नहीं मिलेगा, ये आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो वहाँ पे एडिटोरियल्स आते हैं उन्हीं में मिलेगा आपको। वोटिंग बिहेवियर, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एंड द फंक्शनिंग ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया, ये लक्ष्मीकांत के तो मैंने आपको बता दिया कि 80, 81, 82, 83 ये जो चैप्टर्स हैं, इलेक्शंस, इलेक्शन रिफॉर्म्स, इलेक्शन लॉज, वोटिंग बिहेवियर, ये सारे तो आप लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये NIOS के चैप्टर्स भी पढ़ो एक बार, इलेक्टोरल सिस्टम इन इंडिया, NIOS का पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, और एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ये जो 3 चैप्टर्स दिए हुए हैं, ये मेंशन किए हुए हैं, ये भी आप पढ़ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ेगी इन टॉपिक्स से। फिर आता है कंटेम्प्रेरी इवॉल्विंग पैटर्न्स इन इंडियन पॉलिटिक्स।
ये जो है, जैसे अभी कंटेम्प्रेरी इवॉल्विंग पैटर्न्स क्या देखने को मिलते हैं, जैसे पार्टी सिस्टम में आप देखोगे, या फिर मैं बात करूँ कि जो कैंडिडेट के बेस पे लोग वोट देते हैं, है ना, तो इशू ड्रिवन पॉलिटिक्स हो रही है या कैंडिडेट बेस्ड हो रहा है, वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। डिफेक्शन आपको देखने को मिलती है, एक नेता इधर से कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, है ना। सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है वो बढ़ गया है। नेशनल और रीजनल पार्टीज कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किस बेसिस पे होता है, कोलिशन एरा चल पड़ा है कि भाई हाँ जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं वो आपको देखने पड़ेंगे, और वो जब आप न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ रहे होगे तो ही कर पाओगे, वरना चीज़ें नहीं होंगी भाई। ऐसे किताब में नहीं मिलेगा कि कंटेम्प्रेरी इवॉल्विंग पैटर्न्स क्या देखने को मिले हैं इंडियन पॉलिटिक्स में, नहीं, ये रेगुलर जब आप चीज़ें पढ़ते हो वहाँ पर मिलेंगी। वैसे आप ये किसी एक चैप्टर से पढ़ भी सकते हो, बट वो वहाँ पर पूरी डिटेल्स आपको नहीं मिलेंगी। ये आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपको कैसे डील करना है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाता है इंटरनल सिक्योरिटी। ये एक नया टॉपिक ऐड किया गया है ना। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस में यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी आए दिन आपको देखने को मिलता है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो गया, टेररिज्म हो गया, इंसर्जेंसी हो गया, सेपरेटिज्म हो गया, ये हर दिन आपको न्यूज़ में देखने को मिलते हैं। तो ये आपको करना है। प्लस में मेंशन किया गया कि जो हमारी एजेंसीज़ हैं, चाहे वो CAPF हो गया या फिर जो हमारी IB है, रो है, वो किस तरीके से काम करती हैं, उनके क्या मैंडेट हैं, क्या रोल है, क्या चैलेंजेस हैं, वो मैनेज कैसे करती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। प्लस में मैं आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे ये NIOS का मटेरियल बहुत अच्छा है, इसमें ये PDFs हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। इनमें जो टॉपिक जैसे पीस एंड सिक्योरिटी, आर्म्ड फोर्सेज इन इंटरनल सिक्योरिटी, इंसर्जेंसी, जियो स्ट्रेटेजी, जियो पॉलिटिक्स, तो ये जो टॉपिक्स हैं ये आप लोग थोड़ा सा कवर कर लेना। इनकी PDF आप लोगों के साथ हम शेयर कर देंगे। और इससे रिलेटेड जो क्या है, देखो ये टॉपिक जैसे CAPF आप पढ़ोगे, जो स्पेशल फोर्सेज हैं जैसे NSG है, उसका क्या रोल है, क्या मैंडेट है, उसको क्या चैलेंजेस आते हैं इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। फिर सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, टेक्नोलॉजी चैलेंजेस आते हैं, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है। ये सारे तो चैलेंजेस हैं। अब इनको डील करने के लिए जो ये एजेंसीज़ हैं वो किस तरीके के ऑपरेशंस चलाती हैं, है ना। जैसे अभी क्या है कि आपने देखा होगा कि नक्सलाइट्स को या नक्सलिज्म को ख़त्म करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कितना फोकस कर रही है और डिफरेंट ऑपरेशंस चलाए गए हैं। तो वो ऑपरेशन हो सकता है डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, या फिर नक्सलिज्म की जो प्रॉब्लम है उससे डील करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या स्टेप्स लिए गए या क्या करना चाहिए, या क्यों नहीं डील कर पाई इतने सालों से, नक्सलिज्म क्यों ग्रो किया गया, सेपरेटिज्म की डिमांड हर जगह से क्यों आती है, अलग अलग स्टेट से आपको देखने को मिलेगा। या फिर जो सेपरेटिज्म जैसे जो टेंडेंसीज है वो आपको बॉर्डरिंग जो स्टेट्स हैं वहाँ पे देखने को मिलेगा। बांग्लादेश के साथ जो हमारे स्टेट्स बॉर्डर शेयर करते हैं वहाँ पे कौन कौन से चैलेंजेस हैं, चाहे हम लोग ये क्या बोलते हैं ड्रग ट्रैफिकिंग की बात कर लें या फिर मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर लें, तो ये जो इश्यूज़ हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है वो कैसे डील किया जाएगा, वो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कैसे खतरा हो सकता है, तो वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया आज अपने पॉलिटिके की कौन कौन से टॉपिक्स आपको कहाँ कहाँ से पढ़ने हैं। क्लियर हो गया। आई होप कि अब जो 25 तारीख को जो टेस्ट होगा आप इन सोर्सेज से पढ़ के उस पेपर को अटेम्प्ट करोगे। ओके, आपको प्रॉपर एकदम एनालिटिकल ही पेपर मिलेगा और इन किताबों से ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि कहीं से भी उठा के आपको पेपर दे दिया, आपको बहुत अच्छे से वो अटेम्प्ट करना है। बाकी जो स्टूडेंट्स आज से क्यूबिट स्टार्ट करने जा रहे हो भाई, RAS प्रीलिम्स के लिए ना इससे बेस्ट तो भाई क्या ही होगा कि आपको डेली टेस्ट मिल जाए। आप डेली 50 MCQ का टेस्ट लगा रहे हो, ओके, उसका फिर वीडियो डिस्कशन मिल जाए, उसका आपको PDF सॉल्यूशन मिल जाए। क्या चाहिए भाई, आप इसको अगर पढ़ लोगे ना डेली तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। बाकी स्टूडेंट से तो बहुत अच्छी हो जाएगी जो ये सोच रहे हैं कि भाई जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा मैं उस दिन प्रीलिम्स की तैयारी करना शुरू करूँगा। तो आप सोचो जब तक नोटिफिकेशन आएगा तब तक 2-3 सब्जेक्ट्स आप कवर कर चुके होगे तो आप आगे ही होगे उनसे। और जो लोग अभी साथ साथ प्रीलिम्स के मेंस भी कर रहे हैं तो उनका कॉन्फिडेंस तो बहुत हाई हो जाएगा कि हाँ प्रीलिम्स होते ही उन्हें सिंपल क्या करना है, टेस्ट लगाने हैं, बस सीधा आंसर राइटिंग करनी है, लाइब्रेरी में बैठ के आंसर राइटिंग करनी है डेली और चीज़ें आसान हो जाएंगी उनके लिए। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप बता दीजिएगा। और जो ये हम लोग ऑथेंटिक सोर्सेज की जो PDF शेयर कर रहे हैं भाई, इनको प्रिंट निकालो और पढ़ो इनको, नोट्स के चक्करों में मत पढ़ो। ये क्लियरली है RPSC नोट से क्वेश्चन नहीं देगा भाई,
है ना। ये जो बाकी जो इंस्टीट्यूट्स है, जो भी है, जो कुछ भी बोलते हैं कि भाई, मतलब मैंने पहले भी बोला है, जो अगर कोई भी इंसान आपको ये कह देना कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, भाई वो झूठ बोल रहा है। मैं साफ साफ कह रहा हूँ, वो झूठ बोल रहा है। कोई सेंस ही नहीं बनता भाई। वो आरपीएससी का चेयरमैन थोड़ी है कि वो पेपर डिसाइड करेगा कि ये मैंने बोल दिया इससे बाहर नहीं आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, उससे बाहर चीज़ें आएंगी, क्लियर है एकदम। तो आप किताबें पढ़ो। हाँ, किताबों से बाहर कुछ नहीं आएगा, किताबों से और अखबार से बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आपने वो रेगुलरली पढ़ लिया तो आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर लोगे। वो आप इतने समझदार हो तो चीज़ें कर सकते हो। तो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। और कमेंट करके ये बता दो कि नेक्स्ट किस सब्जेक्ट का आपको ऐसे सोर्सेज का एनालिसिस चाहिए। थैंक यू।